उसके आगे हम लोग अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट ही है, यही लास्ट पार्ट है। वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन, इक्वेशन क्या आया था? P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, यस सर। ठीक है, और इंटू वी वी एम माइनस बी। वी और इक्वल टू आर टी, यही था। यस सर। चलो अब इसमें एक ग्राफ होता है इससे रिलेटेड, Z वर्सेस P हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। Z हो गया कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और वर्सेस प्रेशर, ठीक है। ये ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आता है। देखो ठीक है, इसमें वाई एक्सिस पे Z हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे P प्रेशर ले रहा है, और यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये Z इक्वल टू 1 है, ये वाला लाइन। तो ये Z इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। रियल गैसेस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो डेविएट होगा, इधर ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा। तो ये सारे गैसेस हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। ये अलग अलग गैसेस का नेचर ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर। तो हाइड्रोजन और हीलियम का देखा गया है कि कोई भी प्रेशर का वैल्यू कुछ भी हो, उसका वैल्यू जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहता है, प्रेशर कुछ भी हो। लेकिन बहुत सारे गैसेस हैं जिसके लिए देखा गया है कि लोअर प्रेशर पे वो, मतलब उसका Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और हायर प्रेशर पे उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो वैसे कौन कौन से गैसेस हैं? तो जैसे नाइट्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन का कुछ इस टाइप का आता है ग्राफ। नाइट्रोजन का भी ज्यादा नीचे नहीं आता है, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये है नाइट्रोजन, उसके बाद CO2 जो हो गया, जो पोलर गैसेस है, ज्यादा पोलर गैसेस, ठीक है, उसका देखो कुछ इस टाइप का आएगा। CO2 में ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा है, ये CO2 का है, ठीक है। तो ये गैसेस का कुछ कुछ ग्राफ्स है। अब इसको देखो, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, इस चीज को, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते कैसे करेंगे। तो एट लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर में हम लोग देख रहे हैं ये सारे गैसेस जो है, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 अमोनिया, CH4 हो गया, और कुछ हद तक नाइट्रोजन भी। तो लो प्रेशर पे इन सभी गैसेस का Z का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोग? लेस देन 1 देख रहे हैं, है ना। और हाई प्रेशर पे इन सभी गैसेस का वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। उस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे वी एम माइनस बी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है ना? यस सर, आ रहा। चलो, तो लो प्रेशर पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो लो प्रेशर पे ये प्रूव करना है कि Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो लो प्रेशर पे क्या होगा? मोलर वॉल्यूम हाई होता है। लो प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम क्या होगा? हाई होगा, हाई। ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम हाई मतलब कि प्रेशर जब बहुत ही कम होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम का वैल्यू अगर ज्यादा है तो यहाँ पे इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें
तो Vm का वैल्यू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे, B से, क्योंकि Vm माइनस बी ये दोनों यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो अगर मान लो प्रेशर बहुत लो अगर होगा तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और मोलर वॉल्यूम अगर हाई हो गया तो बी के रेस्पेक्ट में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि Vm का वैल्यू जो है बी के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब बी का वैल्यू जो है मोलर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, Vm माइनस बी इज नियरली इक्वल टू Vm। मतलब बी को जो है मोलर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन क्या ले रहा है। यस हेलो। सर। तो यहाँ पे देखो, अब ये अप्रोक्सीमेशन अगर यूज करोगे तो अप्रोक्सीमेशन यूज करने से इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, P प्लस ए बाय Vm का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, सिंपली Vm माइनस बी को हम लोग Vm लिख दिए सिंपली, और इधर इक्वल टू RT। ठीक है, यस सर। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया PVm प्लस यहाँ इधर क्या बचा, A बाय Vm, है ना, और यहाँ पे RT हो गया। यहाँ पे एक्चुअली हम एक, चलो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, इसी फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, Vm को हम उस साइड भेज दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, Vm को उस साइड ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, P प्लस ए बाय Vm का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस साइड क्या बच जाएगा, RT बाय Vm बच जाएगा, यही बचेगा ना। यस सर। अब यहाँ पे देखो, P हम ऐसा लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू, ये A बाय Vm स्क्वायर को उस साइड भेज रहे हैं, तो ये RT बाय Vm, और ये माइनस A बाय Vm का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें Vm कॉमन लाके इधर भेज दो। एक्चुअली बात वही हो गया। ठीक है, Vm इन दोनों में कॉमन ले लिया और इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया। तो Vm कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच गया RT और माइनस A बाय Vm, है ना। यहाँ तक क्लियर है बात। यस सर। हेलो। अब RT से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग Z को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो Z का वैल्यू क्या होता है, ये Z का तुम लोग को फॉर्मूला बताया था, Z इज इक्वल टू PVm बाय RT होता है ना। यस सर। तो PVm बाय RT को उस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन में हम लोग RT से डिवाइड करेंगे, R बाई से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ भी कर रहे हैं, इस साइड भी PVm बाय RT और इस साइड भी RT से डिवाइड किया, तो ये दोनों में डिवाइड होगा, RT बाय RT ये भी हो गया, और माइनस A बाय Vm RT हो जाएगा। तो PVm बाय RT का वैल्यू कितना हो गया, PVm बाय RT की जगह Z लिख सकते हैं हम, यस सर। और इक्वल टू RT बाय RT, ये 1 हो गया, और माइनस यहाँ क्या बच गया, A बाय Vm RT हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैथमेटिकली हमको प्रूव करना है कि हाई प्रेशर पे, सॉरी लो प्रेशर पे Z का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे देख लो, ए तो 1 में क्योंकि वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये सारा वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। ए जो होता है वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम कभी नेगेटिव होगा नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आर का वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ओवरऑल ये पूरा जो वैल्यू होगा ए बाई Vm/T, ये पूरा वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा। यस सर। तो 1 में अगर उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मतलब Z का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब Z अगर लेस देन 1 होगा तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी गैसेस के लिए अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 हो गया लो प्रेशर पे, तो Z अगर लेस देन 1 हो रहा है तो इसमें हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि
इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इज डोमिनेटिंग ओवर साइज फैक्टर, क्योंकि दो फैक्टर यहाँ पे काम करता है। तो z अगर ज्यादा है, z का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो उसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, ये बताए थे तुम लोगों को, यस सर अट्रैक्टिव। सर तो यहाँ हाँ, तो इसमें सर हम लोग जा बोल सकते हैं z का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो z का वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है, दो फैक्टर यहाँ पे आता है ना, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स का फैक्टर होता है ए, जिसकी वजह से ए डिटरमाइन होता है, और दूसरा साइज फैक्टर होता है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, z का वैल्यू लेस देन 1 करने में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर ए वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, वंडरवॉल कांस्टेंट ए इन्वॉल्व है, और ए किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज्यादा डोमिनेट है साइज फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुमको डायरेक्ट पूछा जाएगा, मतलब ये ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z का वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब z का वैल्यू लेस देन 1। इसी तरह हाई प्रेशर पे भी हम लोग कर सकते हैं। इन सभी गैसेस के लिए हम लोग देखे थे, जो पोलर गैसेस हैं उन सभी गैसेस के लिए z ग्रेटर देन 1 कब होता है, हायर प्रेशर रेंज पे। जब लो प्रेशर रेंज होता है तो उस समय z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, और जैसे ही प्रेशर हाई होता है, हायर साइड में जाता है, तो z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो दोनों केस हम लोग देख रहे हैं एट हाई प्रेशर। इसमें कैसे प्रूव करेंगे, ट्राई करो तो एक बार। एट हाई प्रेशर तुमको z ग्रेटर देन 1 प्रूव करना है मैथमेटिकली, ठीक है। क्या होगा, सर इसमें मोलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल ले लेंगे क्या? नहीं इसमें देखो, चलो इसको देखते हैं। हाई प्रेशर पे मतलब प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म में तुम सोचोगे, ठीक है। प्रेशर प्रेशर वाला जो इक्वेशन है ना, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, यही है ना। यस सर प्रेशर के साथ तो यही वाला टर्म है। तो प्रेशर का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि P इज मच मच ग्रेटर देन ए बाय वी एम स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन तुमको अज्यूम करना होगा कि P इज मच मच ग्रेटर देन ए बाय वी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर को नियरली किसके बराबर मान लोगे, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर को नियरली किसके बराबर अज्यूम कर लोगे, अगर प्रेशर बहुत पी ज्यादा हाई है तो P के बराबर। ठीक है, अब देख लो, पुट कर लो उसमें। तो इसके जगह पे आ गया, ये इक्वेशन था ओरिजिनल इक्वेशन, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे था वी एम माइनस बी, और ये इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करो, अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर, ये P के बराबर हो गया, और ये वी एम माइनस बी और इक्वल टू आर टी। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो गया पी वी एम और माइनस पी बी, और डेट इज इक्वल टू आर टी। यहाँ भी वैसे ही करते हैं। आर टी से दोनों साइड डिवाइड, पहले उसको उधर भेज दो, पीबी को उस साइड भेज देते हैं, तो पी वी एम इज इक्वल टू आर टी प्लस पीबी हो गया। यहाँ भी क्योंकि z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आर टी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो आर टी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो गया
PVM बाय RT हो गया, और ये RT बाय RT ये 1 हो गया, और प्लस ये PB बाय RT हो गया। ठीक है, तब PVM बाय RT को हम लोग लिख सकते हैं इसको Z, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये PV बाय RT। तब देखो यहाँ भी प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा, और B कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, R भी पॉजिटिव, T भी पॉजिटिव। तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू हमेशा अगर ऐड 1 में ऐड करोगे तो उसका Z का वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, है ना। तो हाई प्रेशर में क्या होगा, इन सभी गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू क्या होता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन पूछा जाता है, तो ये ऐसे याद रखना है इस फॉर्म में कि हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है, या रियल गैस का इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है पोलर गैसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, साइज। साइज फैक्टर इज डोमिनेटिंग। ठीक है, बात समझ में आया। अब तीसरा वाला केस देख रहे हैं कि वो जो नॉन पोलर गैसेस थे, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो उन सभी गैसेस के लिए देख रहे थे कि प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो, Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो क्यों होता है उसको भी प्रूव करना है। तो फॉर हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, तो इनके लिए Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसको भी प्रूव करना है। तो ये सभी गैसेस क्या है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे नॉन पोलर गैसेस हैं। कौन सा गैस है ये, नॉन पोलर। और नॉन पोलर गैसेस है तो इसके अंदर कौन सा फोर्सेस एक्ट करता है, वंडरवाल फोर्स एक्ट करता है, और वंडरवाल फोर्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। उस वंडरवाल फोर्स में जो सबसे वीकेस्ट वाला फोर्स होता है जिसको डिस्पर्सन फोर्स बोला जाता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, लंदन साइंटिस्ट का नेम था, उसी के वो वही रखा था, मतलब उसके बारे में स्टडी किया था। तो लंदन डिस्पर्सन डिस्पर्सन फोर्स जो है वंडरवाल फोर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो एक्चुअली जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, इन सभी मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये डिस्पर्सन फोर्स ही एक्ट करता है। और डिस्पर्सन फोर्स मतलब सबसे वीकेस्ट फोर्स है, मतलब वंडरवाल फोर्स तो ऐसे वीक है ही, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें उस वंडरवाल फोर्स के टाइप्स का भी सबसे वीक वाला फोर्स ये डिस्पर्सन। तो इसमें अगर डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इनमें बिल्कुल नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। इंटरमोलिकुलर फोर्स का वैल्यू जो है ये इतना ज्यादा वीक है, इसको हम लोग बिल्कुल क्लोज टू जीरो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर क्लोज टू जीरो हो गया, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि ए तो डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरमोलिकुलर फोर्स से, है ना। यस सर। तो ए का वैल्यू इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इज इक्वल टू, मतलब टेंडिंग टू जीरो है। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को देखो, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर, जो रियल गैस का इक्वेशन था, और यहाँ वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो इसमें ए का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दोगे तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ P ही बच गया, और इधर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन की तरह हो गया। ठीक है, वही हो गया ना, पी वी यस एम सर। माइनस पी बी और इक्वल टू आर टी हो गया, और ये आर टी से डिवाइड कर दो सब जगह, तो पहले उधर ले आते हैं इसको, तो पी वी एम इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी हो गया, और यहाँ पे इसको हम लोग आर टी से डिवाइड कर दिए, तो ये जेड हो गया, ये 1 हो गया, और प्लस पी बी बाय आर टी हो गया। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जेड का वैल्यू इसमें हमेशा क्या होगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रेशर का कोई भी वैल्यू हो, जेड का वैल्यू इन सभी गैसेस के लिए, नॉन पोलर गैसेस के लिए प्रेशर का वैल्यू हमेशा, प्रेशर का कुछ भी वैल्यू हो, जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो उस ग्राफ को हम लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, क्लियर है ना, या कोई डाउट है इसमें।
सर इसमें कौन सा फैक्टर यूज हुआ? क्या कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है? इसमें हम लोग नहीं बात करेंगे ना, इसमें मेनली ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है जहां पे दो केसेस पॉसिबल है। मतलब जहां पे लोअर प्रेशर पे जहां दो केसेस बन रहे हैं वहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है। तो इसमें तो सिंपली हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वंडरवाल फोर्स का फैक्टर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो जीरो ही है ऑलमोस्ट। यस तो सर। ऑब्वियसली साइज फैक्टर के बेसिस पे ही बोलेंगे, क्योंकि ए का वैल्यू तो हम लोग जीरो ही अज्यूम कर रहे हैं ना इसमें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला फैक्टर जो है या वंडरवाल कांस्टेंट ए का वैल्यू वो तो नियरली इक्वल टू जीरो है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ ये जो इक्वेशन बन रहा है वो साइज फैक्टर को कंसिडर करके ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। चलो, अब इसमें देखो एक टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, वो सब का डेरिवेशन वो सब नहीं देखना है। एक्चुअली जब गैसेस को हम लोग लिक्विफाई करते हैं ना, गैसेस का लिक्विफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? लिक्विफैक्शन का जो प्रोसेस होता है, गैस को लिक्विफाई करने के लिए तुमको क्या करना होगा? टेम्परेचर कम करना होगा और प्रेशर प्रेशर हाई। हाई। ठीक है, तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर उसमें टर्म आता है कि एक टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर के एवब, ठीक है, चाहे हम कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है ना, एक मिनिमम टेम्परेचर होगा। मतलब उस टेम्परेचर तक अगर वो गैस आ गया, वो क्रिटिकल टेम्परेचर, हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर गैस पहुंच गया तो उस पे हम लोग उसके अबव अगर हम लोग कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव अगर कोई गैस है तो उस पे कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दो वो गैस लिक्विफाई होने वाला नहीं है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो वही होता है जब गैस को हम लोग कंप्रेस करने लगते हैं, लिक्विफाई करने लगते हैं, तो उसमें दो फैक्टर काम आता है, एक टेम्परेचर को लोअर करना और दूसरा प्रेशर को हाई करना। तो उसी में एक टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर का रोल यहाँ पे आता है। तो उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर का ऐसे डिफाइन करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? द टेम्परेचर एट और above which we cannot liquefy a gas into liquid no matter what, या no matter how much pressure is applied। ठीक है, तो उस टेम्परेचर के एवब अगर हम लोग कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दें तो वो गैस जो है अब लिक्विफाई होने वाला नहीं है। तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसका डेरिवेशन करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अगर कहीं पूछा भी गया तो ये निकलता है ऐसे। इसका डेरिवेशन एक्चुअली होता है, वो करना नहीं है हम लोगों को, अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है 8A/27 RB। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का तुमको वैल्यू दिया रहेगा। गैस कांस्टेंट, वंडरवाल का कांस्टेंट है ए और बी, इसका वैल्यू दिया रहेगा। 8 और 27 कांस्टेंट है और आर बी ये गैस कांस्टेंट है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा गैस का, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा गैस का, तो उस वॉल्यूम को बोला जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू होता है वी क्रिटिकल वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू 3B। ठीक है, और एक क्रिटिकल प्रेशर होता है, जो वही बात कर रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू होता है A/27B²। तो ये जस्ट फॉर्मूला याद रखो इसका। अगर तुमको ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है किसी भी गैस का, तो उसका हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर
प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम ये फाइंड आउट किया जा सकता है उसका। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा एक वो भी बताया नहीं जाता है, उसमें क्वेश्चंस देखना आता नहीं है, जेई मेंस में तो नहीं आता, एक वेरियल इक्वेशन होता है, ठीक है, गैस का। तो ये भी अपने सिलेबस में तो एक्चुअली है नहीं, फिर भी बता देते हैं थोड़ा सा, पहले आता था इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब, वेरियल इक्वेशन। तो हर एक रियल गैस का इक्वेशन जो है ना, रियल गैस को, रियल गैस का जो भी इक्वेशन है उसको हम लोग इस फॉर्म में, वेरियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेरियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, तो इसको हम लोग देखो, जैसे 1 मोल का वेरियल इक्वेशन अगर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस का, तो ये पीवीएम जेड इज इक्वल टू पीवीएम बाय आरटी, और इसका वैल्यू ये इस फॉर्म में रहता है। पहला जो इसका कोफिशिएंट होगा ये 1 होगा, प्लस दूसरा v इंटू 1/vm प्लस c इंटू 1/vm का होल स्क्वायर प्लस d इंटू 1/vm का होल क्यूब, और इसी तरह ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म तक, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, हर एक रियल गैस के इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसी इक्वेशन को बोला जाता है वेरियल। यहाँ पहला वाला टर्म हो गया, अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो गया तुम लोग मैथ्स में? यस सर। चलो, ये पहला वाला टर्म हो गया, तब तो सीरीज वाला एक्सपेंशन कुछ कुछ तो पढ़े ही होगे। यस सर। ठीक, इसमें पहला वाला टर्म हो गया 1 हो गया, दूसरा सेकंड टर्म जो है उसका कोफिशिएंट है b, ठीक है, और वो 1/vm है, थर्ड वाले का c है, उसके बाद d है, इसी तरह अप टू सो ऑन ये चलते रहेगा। यहाँ पे b और c क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है। b और c जो है, b c d, इसको हम लोग बोल सकते हैं एटसेट्रा, आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट्स। ठीक है, और इसको हम लोग बी हो गया सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, सी हो गया थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, डी हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी हो गया सेकंड टर्म आ रहा है ना ये, तो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट हो गया, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। इसी तरह सी हो गया थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, डी हो गया फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे इससे रिलेट करते हैं, मतलब ये कैसे इस फॉर्म में आता है सीरीज में, ये कैसे आ रहा है, देखो जैसे मान लो कि वंडरवाल गैस इक्वेशन जो है 1 मोल के लिए क्या है, P प्लस A/Vm² और इंटू Vm माइनस B इक्वल टू RT है ना। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ये RT बाय, इसको Vm माइनस B को इस साइड भेज दिए, तो RT बाय Vm माइनस B इधर चला गया, और इसमें हम लोग माइनस कर दिए माइनस A/Vm², इसको माइनस कर दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि कैसे उस फॉर्म में ला सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय Vm/RT से, Vm/RT से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ t था, यहाँ भी हम लोग Vm/RT से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ भी Vm/RT से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ तो। Vm/RT से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले सो वाले में क्या बचेगा, वीएम Vm बाई बाय वीएम माइनस बी। Vm माइनस B, यही बचा, और इस साइड क्या बच गया, A बाय वीएम बाई आरटी। A/Vm/RT, यही बचा ना। यस सर। चल,
और पी वी एम बाई आर टी को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी वी एम बाई आर टी, ये जो टर्म है इसको जेड से रिप्लेस कर दिए, और इसको देखो ये ऐसे लिखा गया है इसको, इसको देखो हम लिख रहे हैं, पहले तुम लोग ऐसे सोच लेना, 1/1 - b/vm और इसका पावर -1। देखो तो ये सही है, इस फॉर्म में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म किए। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, vm - b/vm, उस पे पावर -1 हो जाएगा। यस सर। तो vm - b/vm अगर करोगे तो उसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 - b/vm, है ना। तो ये पावर इसके ऊपर -1 हो गया, और इधर क्या बच गया, a/vm/r/t। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो इसको देखो, इसमें अगर बाइनोमियल पढ़े हो तो इसका सो एक्सपेंशन क्या वन होता है, सो वन वन बाय वन प्लस पावर अगर -1 रहता है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है बताओ तो। सो 1 + v/m vvm का 1 से b/vm का पावर 1 + b/vm का पावर 1, प्लस उसके प्लस बाद स्क्वायर होते प्लस, जाएगा क्यूब, हाँ, b/vm का होल स्क्वायर फिर प्लस क्यूब b/vm का क्यूब क्यूब, ऐसा ही चलते रहेगा। इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पे अप्लाई करना था। तो अब देखो यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, z = ये क्या आ गया, ये वाले टर्म की जगह हम पुट कर दिए 1 + b/vm प्लस b/vm का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आगे माइनस क्या है, से a/vm और a/vm/r/t है ना। यस सर। तो देखो a/vm/r/t, तो ये सिर्फ इसमें vm कॉमन किस में आएगा, सिर्फ पहले वाले टर्म के साथ ही आएगा ना, बाकी सब में तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, z = 1 प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, अगर vm को कॉमन, 1/vm को अगर कॉमन ले लिए दोनों साइड, इस ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में, 1/vm अगर कॉमन आ गया तो क्या बच गया, b - a/r/t, और यहाँ पे 1/vm कॉमन आ गया, आ गया, यस क्योंकि वो तो एक ही बार आया हुआ है ना। उसके बाद फिर हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, b/vm का होल स्क्वायर प्लस b/vm का होल क्यूब। ठीक है, और इसी तरह अप टू सो ऑन ये चलते रहेगा। समझ में आया? हम्म, यस सर। चलो सर तो इसका अब यूज यहाँ कहाँ पर है? यूज एक्चुअली देखो इसी से, वो डेरिवेशन जो होता है ना, आगे बॉयल्स टेम्परेचर एक पढ़ेंगे तो वो सारा डिराइव होता है इसी से। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब काम का नहीं है, पहले पूछा जाता था, अब हमको नहीं लगता है क्वेश्चन से पूछा जाता है, बट फिर भी देख लो एक बार। ठीक है, कैसे ये डेरिवेशन में यूज होता है, कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो, वो पहले वाला जो इक्वेशन लिखे थे उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा, मान लो कि जो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, सर बी b माइनस माइनस ए बाय आर a/r/t। टी। उसी तरह सेकंड वेरियल, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू, सी का वैल्यू अगर पूछा जाए तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ तो। सो b स्क्वायर सो बी b स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ। तो इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, अगर तुमसे पूछा जाएगा वेरियल कोफिशिएंट सेकंड या थर्ड वेरियल कोफिशिएंट बताओ, तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई और दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें। हाँ, अब इससे यूज करके हम लोग एक बॉयल्स टेम्परेचर इसमें निकालते हैं। ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर का भी डेरिवेशन इसी से होता है। तो बॉयल्स टेम्परेचर देखो क्या होता है,
तो बॉयल्स टेम्परेचर कैसे होता है, Z इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन आया है, Z इज इक्वल टू 1+1/Vm इंटू B माइनस A/RT और प्लस B² का स्क्वायर अप टू सो ऑन चलते रहेगा, है ना। तो ये एक्चुअली इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग सीरीज है, बताना तो। कौन सा? ये जो सीरीज लिख रहा है, ये इंक्रीजिंग सीरीज है या डिक्रीजिंग सीरीज है? सर Vm ग्रेटर है तो सर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि नीचे क्यूब होते जा रहा है ना, नीचे स्क्वायर होगा, क्योंकि B² तो ऊपर सेम ही रहेगा। नीचे का वैल्यू क्या होते जा रहा है तुम्हारा, जो डिनोमिनेटर है वो तो बढ़ते जा रहा है ना। यस सर। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ते जा रहा है तो वैल्यूज क्या होते जाएंगे, वो एक्सपोनेंशियली घटते जाएगा पावर यस के सर। फॉर्म। तो अगर पावर, अगर नीचे पावर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला वैल्यू तो कांस्टेंट है सब में, B² ही है ऊपर वाले में। यस सर। सर ठीक है, इसमें तो ये बी कैसे सर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा? कौन सा सर बी B टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ बी तो बी टेम्परेचर है। सर स्मॉल तो बी। स्मॉल b नहीं डिपेंड कर रहा है। सर वो सी आप जो कोफिशिएंट है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोल रहे हो? सर जो कोफिशिएंट है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, तो बी भी तो होना चाहिए। नहीं, बी मतलब यहाँ डायरेक्टली हम लोग नहीं रिलेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली Vm भी तो आ रहा है, मोलर वॉल्यूम भी तो आ रहा है ना। और मोलर वॉल्यूम आ रहा है तो वो तो टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, तो वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मोलर वॉल्यूम। तो उससे यस। हम लोग डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली हम बॉयल्स टेम्परेचर डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो बॉयल्स टेम्परेचर यहाँ देखो, ये जैसे नीचे ऊपर तो सबका B² ही रहेगा, नीचे Vm का स्क्वायर है, उसके बाद Vm का क्यूब आ जाएगा, फिर Vm4 आ जाएगा। तो मतलब नीचे का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये डिक्रीजिंग सीरीज है। तो डिक्रीजिंग सीरीज है, इसका वैल्यू मतलब क्या होते जाएगा, बहुत घटते जाएगा। इसके बाद जो होगा ये वैल्यूज, ये बहुत डिक्रीज होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको अप्रोक्स कर सकते हैं ऐसे, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, कि ये सारा वैल्यूज जो होगा बहुत ही छोटा होगा इन सब के रेस्पेक्ट में, ये सारा वैल्यूज जो होगा बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम लोग, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। तो ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं 1+1/, सिर्फ दो ही टर्म ले रहे हैं हम, क्योंकि बाकी अदर टर्म्स जो होगा इतना छोटा होगा कि उसको आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया। तब आइडियलिटी के लिए क्या होता है, Z का वैल्यू क्या होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए? सो 1। Z का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो Z का वैल्यू 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करने से क्या हो रहा है, देखो Z इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो 1/Vm, सॉरी 1/Vm और B माइनस A/RT, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखो तो Vm उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो गया। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या आ रहा है, टेम्परेचर इज इक्वल टू A/RB, और उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर आ रहा है ना, इसी टेम्परेचर को बोला जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे एक रियल गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा फॉर ए रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक सर्टेन प्रेशर रेंज के लिए एक ऐसा टेम्परेचर है बॉयल्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव कराया जा सकता है। समझ में आया बॉयल्स टेम्परेचर का मतलब? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बॉयल्स टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which a real gas behaves like an ideal gas for a range of pressure। और इसका फॉर्मूला क्या आ गया, T is equal to A/RB। ठीक है,
समझ में आया? तो ये सबका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। तो ये सबका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इतना डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट ये सबका फॉर्मूला याद रखना। समझ में आ रहा है ना? ए, किसका ये आ रहा है यार? समझ में आ रहा है सबको? हेलो, यस यस सर। सर। चलो, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है? इसमें एक खत्म ही हो गया, सारे टॉपिक कवर कर ही लिए हैं। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का पूरा डाउट रहेगा इसका, ठीक है? तो नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगा, जितना भी टाइम है अभी तुम लोग के पास, पूरा सॉल्व। क्या कोई कुछ बोल रहा है? क्वेश्चंस बनाए हो तुम लोग अभी? सर थोड़ा बहुत ट्राई किया। हाँ, तो अब पूरा चैप्टर का क्वेश्चंस आराम से बनाओ, ठीक है? पूरा चैप्टर का आराम से कंप्लीट करो, जितना भी बुकलेट में दिया हुआ है, आइडियल गैस, रियल गैस, जो भी बनाना है पूरा क्वेश्चन बनाओ। हम नेक्स्ट क्लास पूरा डाउट सेशन ही रखेंगे इस चैप्टर के लिए मेनली। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा है? यस सर। हाँ, तो जितना भी क्वेश्चंस ट्राई करना है करके रखो। नेक्स्ट क्लास इस वीक में तो नहीं है, अब छुट्टी के बाद ही है ना, छठ के बाद। यस सर। हाँ, तो इनफ टाइम है तुम लोग के पास, आराम से क्वेश्चंस करो। इसके बाद वो डाउट क्लास रहेगा, उसके बाद तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। सर थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स। चलो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स। नहीं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ थर्मोडायनेमिक्स का टर्म भी, चलो थर्मोडायनेमिक्स ही कर लेंगे पहले, ठीक है? क्योंकि उसका यस यूज, सर। हाँ उसका यूज पड़ेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो उसी को पहले थर्मोडायनेमिक्स ही कर लेते हैं। तो सर इसमें थर्मोडायनेमिक्स, यूडियोमेट्री से थोड़ा सा बाकी है। हाँ यूडियोमेट्री का क्वेश्चंस आता है, वो उतना अब वो देख लेंगे, वो 5 मिनट का चीज है, उससे क्वेश्चंस ही करा देंगे, एक क्वेश्चन उससे करा देंगे यस जितना भी, सर। ठीक है? वो यूडियोमेट्री बस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो चीज आना है। मतलब यूडियोमेट्री है क्या, वो अननोन मॉलिक्यूलर मास जो है पता करना है, वो इक्वेशंस के फॉर्म में। कोई भी अननोन गैस दिया हुआ है, वो कौन सा अननोन गैस दिया हुआ है, वो हमको यूज वो फाइंड आउट करना है। तो वो एक क्वेश्चन करा देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, वो कुछ है नहीं बड़े से, ठीक है? हेलो, यस सर। चलो, तो जितना क्वेश्चन बनाना है वो क्वेश्चन बनाओ आराम से। नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस कर लेंगे, इसके डाउट, फिर थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ये चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है? हेलो, यस सर। थैंक यू सर। चलो चलो, थैंक यू। बनाओ आराम से, क्वेश्चन बनाओ, अभी है 5-6 दिन है तुम लोग के पास टाइम, आराम से बनाओ, कंप्लीट करो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम। ठीक है, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।